वेलकम टू सीधी शिक्षा। माय डी निशा सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 तक हम लोग देख चुके थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख चुके थे। क्लियर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्केल गुणक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जो क्वेश्चन है उस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर नोट डाउन करना स्टार्ट नहीं किया है क्लास 10th मैथमेटिक्स को, तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्लियर। और जो भी आप लोगों को डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि लाइव क्लास के दिन उसका डाउट का क्लियर आप लोगों को आसानी से हम लोग आपके लिए कर सके। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ से आपका एक प्रमेय आता है और एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो किस तरीके से आता है उस प्रमेय बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में भी बता दिया जा चुका है और प्रश्नावली में भी बता दिया जा चुका है। क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस वीडियो में जाकर के बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि उस वीडियो लेक्चर में आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो लाइव क्लास सेक्शन अटेंड कर सकते हैं हमारा, उसमें आप लोगों के जो भी डाउट रहेगा, सस्पेंस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, उस चीज़ को हम लोग आसानी भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, ताकि वहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि क्लास 10th का मैथमेटिक्स आपका 75 मार्क्स थ्योरी, 25 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट के वर्क से रिलेटेड होता है। तो 75 मार्क्स के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से 100% लाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही आप लोगों के परसेंटेज को तय करता है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश और आप लोगों का क्या होता है, हिंदी इंग्लिश और एसएसटी और साइंस जो होता है वो थ्योरिकल चीज़ होती है, जिसको आप लोग याद करके भी कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बेस पे आप लोगों के मैथमेटिक्स में जो नंबर से आता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो इसको भूल जाएंगे भाई। हालांकि उसमें आप साइंस में 1 या 2 लाइन भूलेंगे तो वहां से कुछ मार्क्स आपको मिल सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर भूल जाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, जिससे कि आप लोगों का जो मार्क्स है वो कट जाएगा भाई। क्लियर। इसलिए मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, अपने भाषा में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका बेसिक रूल्स क्या होता है, इस चीज को जानिए। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वास्तव में क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है भाई कि एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है, जिसकी भुजाएं की माप 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है भाई। क्लियर। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर। तो जितने भी ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के बेस पे हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं तो आप लोगों का डायग्राम से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन होता है। किससे रिलेटेड होता है? डायग्राम का क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। क्योंकि हम लोग चतुर्भुज में ये चीज देखते हैं भाई कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। चतुर्भुज क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, और जिसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं, जिसमें 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, जिसके अंतराल में आपका 4 शीर्ष होते हैं, जो कि ABCD के रूप में आप लोगों के पास दर्शाया गया है। 4 भुजा होते हैं AB, BC और CD और DA के बेस पे, और दूसरे चतुर्भुज में आप लोगों के पास दर्शाया गया PQRS, जिसकी शीर्ष PQRS है, जिसकी भुजाएं PQQR और RS और SP है। क्लियर। इसमें 2 विकर्ण पाए जाते हैं। 2 विकर्ण, अगर पहला विकर्ण की बात की जाए तो AC, दूसरा विकर्ण की बात की जाए तो BD, दूसरे चतुर्भुज की बात की जाए पहला विकर्ण का तो PR और दूसरा विकर्ण की बात की जाए तो QS। क्लियर। तो विकर्ण भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि विकर्ण किसको बोला जाता है, भुजा किसको बोला जाता है, शीर्ष किसको बोला जाता है। ये जो सारी चीजें उसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में देख चुके हैं। इसके लिए आप लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट होता है या आपको समझ में नहीं आता है कि शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, 2 भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुका होता है वो क्या होता है? कोण होता है, एंगल होता है भाई। यहाँ पर ये एंगल मूवमेंट कर रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। यहाँ से देखा जाए तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल है। 2 भुजाओं के बीच की जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको एंगल बोला जाता है। क्लियर।
दो शीर्ष आपस में मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है, दो शीर्ष मिलते हैं तो आपस में भुजा का निर्माण होता है, और दो भुजा मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शीर्ष बनते हैं। बेसिक चीज को बोलना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर बेसिक वीडियो के अंतराल में उसको तो बता दें, फिर भी उसको बार बार रिपीट करना, आप लोगों को याद दिलाना, यह हमारा फर्ज है भाई। क्लियर? तो इसलिए आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए और हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। क्लियर? क्योंकि अगर नोट करते जाते हैं तो आपके लिए ही फायदा होगा भाई। क्लियर? आप भूल नहीं सकते इस चीज को अगर नोट करते हैं तो, इतना है। क्लियर? तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले त्रिभुज के समरूप है, उसकी भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसको स्केल गुणा क्या होगा यदि दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज के सापेक्ष। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा गिवन है, इस डाटा गिवन को हम लोग लिखते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो चलिए मेंशन कीजिए सॉल्व बोल के। ठीक है, तो सॉल्व करके इस चीज को मेंशन कीजिए भाई, SOLVE.solve। बेसिकली हमारे पास जो भी चीज दिया गया है इस चीज को देखते हैं। चलिए दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है AB का वैल्यू दिया है भाई। पहला किसका दिया गया है, AB का वैल्यू। AB का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? और BC का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और CD का वैल्यू भी दिया गया है भाई 6 सेंटीमीटर। CD का वैल्यू भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और DA का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। DA का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। क्लियर? आई रिपीट, हमारे पास दिया गया है AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? और BC का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और CD का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और DA का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। पॉइंट इज क्लियर? ओके। अब चलिए सेकंड चतुर्भुज की बात करते हैं। तो पहले चतुर्भुज की बात है, चतुर्भुज ABCD की बात है। ये चतुर्भुज ABCD की बात है, ये चतुर्भुज ABCD के लिए है। अब चूंकि चतुर्भुज PQRS की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, चूंकि PQRS में, चूंकि चतुर्भुज PQRS में, RS में अगर बात करते हैं भाई, तो PQ का वैल्यू को देखते हैं भाई क्या है। PQ का वैल्यू कितना दिया है, देखिए PQ का वैल्यू दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नाउ QR का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा QR का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो RS का वैल्यू भी हो जाएगा भाई 9 सेंटीमीटर। क्लियर? और लास्ट SP का वैल्यू हम लोग देखेंगे, SP का वैल्यू देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास जो भी डाटा गिवन था, उस डाटा गिवन के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज को लिखा है भाई कि AB इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। CD इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। DA इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की बात कर रहे हैं, जिसमें AB के अंतराल में 4 सेंटीमीटर दिया गया है, BC के अंतराल में 6 सेंटीमीटर दिया गया है, CD के अंतराल में 6 सेंटीमीटर दिया गया है, DA के अंतराल में 8 सेंटीमीटर दिया गया है। नाउ सेकंड हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास PQRS, जिसमें से पहला शीर्ष P है, दूसरा शीर्ष Q है, तीसरा शीर्ष आपका R है, चौथा शीर्ष S है। तो PQRS की बात करते हैं, जिसमें से PQ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और QR का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, RS का वैल्यू भी 9 सेंटीमीटर और SP का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब दोनों का तो वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो क्वेश्चन हो, क्या बोल रहा है कि स्केल गुणा क्या होगा यदि दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज के सापेक्ष। तो हमको पहले चतुर्भुज के सापेक्ष दूसरे चतुर्भुज का जो पहले स्केल गुणा क्या होगा, इस चीज को हमको यहाँ पर बताना है। मतलब AB के बटे PQ की तुलना करना है हमको। वास्तव में देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज में ये चीज बोला जा रहा है भाई कि दोनों चतुर्भुज क्या है, आपस में समरूप है। समरूप है मतलब A बराबर क्या हो जाएगा, A मीन्स P और B मीन्स Q, C मीन्स R और D मीन्स S हो जाएगा। A मीन्स यहाँ पर देखिए PQRS, बात कर रहे हैं हम लोग PQRS की। हम बात किसका कर रहे हैं भाई, PQRS की बात कर रहे हैं। ये आप लोगों का क्या है, PQRS की बात है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ से दोनों चतुर्भुज को यहाँ से मैं जोड़ दे रहा हूँ भाई, दोनों की अगर तुलना किया जाए, अगर दोनों को हम लोग तुलना किसी दो से की जाती है, जान रहे हैं कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये इससे 2 सेंटीमीटर कम है, ये इससे 10 किलो ज्यादा है, ये इससे 10 किलो कम है, बोलते हैं ना। तो वहीं पर यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूप मतलब सम मतलब समान रूप, मतलब वैसे ही उसके ही जैसे दिख रहा है वो भाई, उसके ही जैसे है, इसलिए इसको समरूप बोलते हैं। शीर्ष से भुजा से कोण से। क्लियर? इसकी जो लंबाई है लेंथ से, ब्रीथ से, हाइट से, दोनों समरूप है भाई।
क्लियर। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग ABCD की, बात किसकी किया जा रहा है, ABCD की, ABCD, और दूसरा भाई क्या है, PQRS। अगर यहां से अगर हम लोग तुलना करते हैं, यहां से अगर इसका कंपेयरिंग करते हैं भाई, तो कंपेयर करने पर इसके वैल्यूज कितना आ जाएंगे। अगर बात किया जाए A का, तो A बराबर क्या हो जाएगा भाई, P हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और C बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये शीर्ष शीर्ष के बराबर होगा, भुजा भुजा के बराबर होगा, कोण कोण के बराबर होगा। आई रिपीट, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, शीर्ष 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 शीर्ष, कोण कोण, भुजा भुजा, भुजा भुजा, कोण कोण, शीर्ष 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 शीर्ष, भुजा भुजा, कोण कोण। क्लियर। एंगल एंगल से, टॉप टॉप से, साइड साइड से होगा। मेजरमेंट मेजरमेंट के बेस पे होगा, चाहे वो लेंथ के बेस पे हो, चाहे ब्रीथ के बेस पे हो, चाहे हाइट के बेस पे हो, इस तरीके से। क्लियर। तो क्वेश्चन को निम्नतम से निम्नतम स्थिति में उसको समझना चाहिए, वास्तव में कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, कौन भेज रहा है, कैसा भेज रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है, हमको कैसा सॉल्व करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। अगर आपके पास कोई सब्जी रखा है, उस सब्जी को किस तरीके से खाया जाता है ये आपको मालूम नहीं है, तो आप उसका असल जिंदगी में स्वाद कैसा है उसको नहीं ले सकते आप। क्लियर। आपके सामने में कोई भी चीज रखा है आप डायरेक्ट, जैसे आपके पास केला है, केला को कैसे खाया जाता है, आपके पास अनार है, अनार को कैसे खाया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसको किस तरीके से छीला जाता है, उसके बाद किस तरीके से, उसको मेथड आपको आनी चाहिए। अगर सामने में जैसे कि आपके पास बल्ला कोई थमा दिया और गेंद थमा दिया भाई, अब क्रिकेट का आपको रूल्स नहीं पता कि क्रिकेट को कैसे खेला जाता है भाई, तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन वास्तव में क्या चीज मांग रहा है, वह क्या चीज मांग रहा है, क्या चीज दिया है, उस क्या चीज दिया है उसी से अकॉर्डिंग से, उसी को लेकर के आप क्या चीज निकाल सकते हैं, क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है, आप चौड़ाई निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा भाई। इसलिए वास्तव में क्वेश्चन के आंतरिक विकल्प तक जाना है, उसके अंदर तक जाना है, उसके सॉलिड स्थिति तक जाना है कि वास्तव में वो किस तरीके से है, वो क्वेश्चन की मांग किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, हमको आंसर किस तरीके से लाना है, उसके निम्न स्तर से निम्न स्तर तक जाना है भाई। क्लियर। तो क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि क्वेश्चन का पूरा संपूर्ण जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो जाती कि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है, हमको क्या निकालना है, किस स्थिति में जाना है। क्लियर। तो उसका पूरा क्वेश्चन का निचोड़ तक आपको पहुंचना है, तभी आपको प्राप्त होगी उसका आंसर। नहीं तो आपका वही है कि चाय बनाने के लिए बोला गया है, आप दाल बना रहे हो भाई, ऐसा चीज हो जाएगा। क्लियर। इसलिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन कुछ अलग रहे हो, मैं भुजा बोल रहा हूं आप सिर से सुन रहे हो, मैं कोण बोल रहा हूं आप सिर से सुन रहे हो भाई, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। इसलिए आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। टीचर्स, आपके सब्जेक्ट टीचर्स क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, आपको अच्छे से श्रोता बनना है भाई। टीचर्स क्या बोल रहे हैं उसको आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से अगर लिसनिंग करते हैं, अच्छे से अगर आप जानते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर। नहीं तो बोल कोई और रहा है और सुन कोई और रहा है, ऐसे में नहीं चलेगा। क्लियर। इसलिए आपको एक अच्छे लिसनर बनना है, अच्छे से आपको सुनना है कि भाई के टीचर्स क्या बोल रहा है, वास्तव में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर बोल रहा है भाई आप मीटर सुन रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर। इसे जो भी चीज है उसको केयरफुली वीडियो के माध्यम से उस चीज को देखते रहिए। सॉलिड कम कंटेंट पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, 2 मिनट ही पढ़िए लेकिन एकदम सॉलिड पढ़िए। वो 2 मिनट का यूज इस तरीके से कीजिए कि आप लाइफ टाइम तक उसको मत भूलें। क्लियर। ठीक है। जैसे कि आप किसी टाइम में अगर कोई भी वर्क करते हैं, एक लाइफ का एक फंडा होता है सबका कि अगर लाइफ में आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसी वर्क में आप ध्यान दीजिए। अब लिख रहे हैं तो लिखने में ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं तो समझने में ध्यान दीजिए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने में, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाने में। क्लियर। केवल एक स्थिति में एक ही वर्क कीजिए, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक समय में बहुत बार की गई चीजें क्या होती है, असफल होती है। ना तो आपको अच्छे से खाने का मजा आएगा, ना अच्छे से आपको टीवी देखने का मजा आएगा, ना अच्छे से आपको मोबाइल चलाने का मजा आएगा। एक समय में आप एक से अधिक वर्क करेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी है उसका टाइम शेड्यूल रहता है सबका, मोबाइल चलाने का अलग रहता है, पढ़ने का अलग रहता है, लिखने का अलग रहता है, सुनने का अलग रहता है। ठीक है। क्योंकि केवल टीचर्स का काम केवल क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं रहता है, जो बेसिक जो हमारे दैनिक जीवन में जो यूजफुल है, स्टूडेंट के लिए कौन सी चीजें अच्छी है, स्टूडेंट के लिए कौन सी चीजें अच्छी नहीं, इसको भी बताना एक टीचर्स का फर्ज होता है। केवल क्वेश्चन सॉल्व करा देना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको अगर मैं बता दूंगा तो आ जाएगा, यही केवल टीचर का काम नहीं होता है भाई। आपको एक बेसिक देखिए, टीचर का एक काम होता है कि ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको बोला जाता है सर्वांगीण विकास। एक जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल लाइफ में आकर के ही अपनी जो भी रहन सहन, वेशभूषा, लैंग्वेज, जो भी भाषा होती है उसको एक स्कूल के बेस में सीखा जाता है। बोलते हैं ना, अगर हालांकि कोई टीचर कोई नहीं पूछते हैं, लेकिन घर में कोई अनवांटेड चीज कोई बच्चा करता है तो घर वाले क्या बोलते हैं,
है तेरे स्कूल में इसी को सिखाया गया है, स्कूल में यही सिखाते हैं क्या, स्कूल में यही बोला जाता है क्या, तू यही स्कूल से सीख कर क्या है क्या, ऐसा बोलते हैं। जबकि स्किल वाले इसको थोड़ी सिखाए रहते हैं, वो उसकी संगति के असर पर उसको सीखे रहते हैं। अनवांटेड चीज को, अनइलीगल थिंग को वो लोग सीखे रहते हैं। लेकिन दोष किस पर जाता है, स्कूल के बेस पे जाता है। वास्तव में स्कूल के लोग इसको सिखाए ऐसे बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए जितना भी असर होता है टीचर्स के ऊपर होता है। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो टीचर्स को बोलते हैं कि ये टीचर्स पढ़ाए हैं तो अच्छे तरीके से हमको बचपन के लाइफ से ही अच्छे से जोड़ के इस चीज को पढ़ाएं। इसलिए बेसिकली आपको अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन के बेस में तो आप जिंदगी में क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर एक बिहेव के बेस पे, एक बिहेवियर के बेस पे अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं, किस तरीके से रेस्पेक्ट किया जाता है, इस चीज को नहीं जानेंगे, तो ये आप लोगों के जो एक स्टूडेंट का लाइफ होता है वो स्टूडेंट का लाइफ में सर्वांगीण विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। तो चलिए इस तरीके की तो बातें होती ही रहेगी। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं हम लोग। हमारे पास दिया गया है AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ चतुर्भुज PQRS में PQ का वैल्यू दिया गया 6 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू दिया गया 9 सेंटीमीटर, RS का वैल्यू दिया गया 9 सेंटीमीटर, SP का वैल्यू दिया गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना स्केल गुणक क्या होगा दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज के सापेक्ष। तो चलिए पहला चतुर्भुज के सापेक्ष हम लोग इसके स्केल गुणक के रूप में देखते हैं भाई क्या होता है। क्लियर? तो चलिए पहला का देखते हैं। हमारे पास दिया गया है तो चतुर्भुज, पहले चतुर्भुज बटे दूसरे चतुर्भुज के अनुपात में देखते हैं। पहले चतुर्भुज क्या है सापेक्ष, तो यहां पर AB और ये दूसरे चतुर्भुज का हो जाएगा भाई, दूसरे AB बटे PQ हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है भाई, AB का वैल्यू कितना है 4 है, AB का वैल्यू कितना है 4 है, और PQ का कितना है भाई, PQ का 6 है। अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 0 3 6 एड इन 3 6 18। इस तरीके से आएगा ये आप लोगों के बेस में, स्केल गुणक के बेस में आएगा तो ये आएगा। क्लियर? AB के बेस पे हम लोग दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज के सापेक्ष इस तरीके से निकालते हैं। तो क्लियर? दूसरा बोल रहा है दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए, इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोगों को इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। परिमाप मतलब संपूर्ण भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। A प्लस B मीन्स AB प्लस BC परिमाप देखिए, AB प्लस BC आपको कमरे का परिमाप निकालना है, मतलब संपूर्ण दृष्टि से आपको चारों कोनों को मापन करना है, वही तो उसका आपका परिमाप होगा संपूर्ण दृष्टि से। तो यहाँ से परिमाप क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो चलिए दूसरा हम लोग परिमाप निकालते हैं भाई। तो पहला हम लोग निकालते हैं भाई ABCD का परिमाप, ABCD का परिमाप, ABCD का परिमाप, और किसका निकालते हैं PQRS का परिमाप। ABCD का परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। नाउ PQRS का निकालेंगे तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ASP। AB का वैल्यू कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8। नाउ PQ का वैल्यू कितना है 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 12 ये हो जाएगा। तो ABCD के लिए हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 8 से 14 14 6 20 20 4 24 और 9 और 9 18 18 और 12 30 30 और 6 36। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 दूनी 24 12 तिया 36, 2:3। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, अगर अनुपात की बात की जाए, यहाँ से बोला जा रहा है इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 2:3 आ गया। तो एक चतुर्भुज की भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का दिया गया था, जिसके सापेक्ष है दूसरा चतुर्भुज पहले चतुर्भुज के समरूप है, उसके भुजाओं की माप क्रमशः इतना दिया गया था। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्केल गुणक के रूप में, क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों चतुर्भुज के परिमाप के रूप में, क्वेश्चन नंबर थर्ड इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। तो पहला जो ABCD का अनुपात कितना होगा, ABCD का परिमाप कितना होगा बोलने से
24 सेंटीमीटर और पी क्यू आर एस का परिमाप कितना होने से 36 सेंटीमीटर, दोनों का अनुपात 24/36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना तिया 36, 12 तिया 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जब आपके पास दिया गया था एक चतुर्भुज की भुजाओं के माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के बेस पे, तो ये था हमारा पहला नंबर का जो चौथा नंबर का क्वेश्चन था, जो कि थर्ड एक्सरसाइज के बेस पे देख रहे थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित के लिए उदाहरण दें, उनके कारण लिखिए। यदि दो बहुभुज सर्वांग सम है तो समरूप होंगे। यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही 3 और कथन सोच करके लिखना है हमको, और क्या करना है आगे बताना है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। तो चलिए यहाँ पर हमको दो बहुभुज लेना है भाई, और दो बहुभुज के बेस में हमको उसको तुलना करके बताना है कि वास्तव में इनका तुलनात्मक अध्ययन किस तरीके से होता है। तो निम्नलिखित के लिए उदाहरण दें, उनके कारण लिखिए। यदि दो बहुभुज सर्वांग सम है तो वे समरूप होंगे क्या? ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोल रहा है। अगर आपको मैं दे देता हूं भाई कि यदि दो बहुभुज सर्वांग सम है तो क्या वे समरूप होंगे या नहीं, इसका कारण सहित स्पष्ट कीजिए और बताइए, बोल रहा है। क्लियर? तो चलिए यहां से डायग्राम क्रिएट करते हैं। आप लोग भी डायग्राम बनाइए, HB पेंसिल से बनाइए भाई। चलिए डायग्राम बना लेते हैं भाई, यहां से क्या दिक्कत है। मान लेते हैं कि दो बहुभुज यहां पर त्रिभुज के रूप में हम लोग उदाहरण के बेस से मान लेते हैं इस तरीके से, क्या दिक्कत है। ABC, PQR, बातचीत हो रही है ABC, PQR। चलिए तो निम्नलिखित को उदाहरण दें, उनके कारण भी लिखिए। सर्वांग सम समरूप होंगे। चलिए तो यहां से हम लोग देखते हैं भाई, दो बहुभुज सर्वांग सम बोल रहा है, मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई ये क्वेश्चन 5 को। क्लियर? तो आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा समरूपता के बारे में। समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता नियम क्या होती है, भुजा 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 नियम, कोण 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 नियम, कोण भुजा कोण नियम, भुजा कोण भुजा नियम, कोण 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा 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 नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, कोण कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। इस तरीके से आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, जिसमें रेखाखंडों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, इस तरीके से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर्वांग समता के बेस में, सममिति के बेस में आप लोगों ने इसको क्लास 7 से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7 में भी पढ़े, क्लास 8 में, स्पेशली क्लास 9 के बेस में जब आप लोगों के लिए स्पेशली चैप्टर जो दिया गया था। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे कि निम्नलिखित के लिए उदाहरण दें, इनके कारण स्पष्ट कीजिए। यदि दो बहुभुज सर्वांग सम है, यदि द्विवेय समरूप होते हैं या नहीं, इस चीज की हमें एनालिसिस करनी है भाई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। तो सभी मेंशन कीजिए SOLVE.SOLVE। साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, लाइन टू लाइन, प्रॉपर लाइन पे, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर लाइन पे, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लिखते हुए आपको जाना है भाई। तो चलिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में क्या बोल रहा है भाई। तो सर्वप्रथम हमारे पास दिया गया है कि ये दोनों बहुभुज समरूप है, दिया है। माना कि त्रिभुज ABC, माना कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। प्रश्नानुसार दिया गया है ना, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्लियर? अब चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, चूंकि बहुभुज सर्वांग सम है, चूंकि बहुभुज सर्वांग सम है, चूंकि बहुभुज सर्वांग सम है, इसलिए उनकी शीर्ष और भुजाएं भी, उनकी शीर्ष एवं भुजाएं भी बराबर होगी। उनकी शीर्ष, भुजा एवं कोण भी आपस में बराबर होगी। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा P, और B इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर बात किया जाए तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा Q,
सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। अगर एंगल के ये शीर्षक के माध्यम से अगर हम लोग तुलना करते हैं, शीर्षक के माध्यम से अगर कोण के माध्यम से करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर हम लोग भुजा की दृष्टि से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए चूंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बटे बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग। इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर। अतः दोनों बहुभुज सर्वांग सम के साथ साथ समरूप भी होंगे। अतः दोनों बहुभुज सर्वांग सम के साथ समरूप भी होंगे, ये आंसर के बेस पे रहेगा। दूसरा, यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम हो। हाँ, अगर दोनों समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम हो। ऐसे 3 और कथन सोच करके अपने हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज दिया गया था, जैसे कि सर्वांग समतक बेस पे आप लोग जानते हैं कि यदि 2 त्रिभुज की पहली भुजा दूसरा पहले भुजा, यदि किसी एक त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा से, यदि एक त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा से, तीसरे एक पहली भुजा की तीसरी त्रिभुज से बराबर हो तो वह एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाती है। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के आपस में बराबर होती है, चाहे वह शीर्ष की दृष्टि से हो, चाहे वह कोण की दृष्टि से, चाहे वह भुजा की दृष्टि से हो, तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। वे एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यदि दो बहुभुज सर्वांग सम तो समरूप होंगे, ये हो गया आप लोगों को समरूपता के अंतर्गत आ गया। यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि सर्वांग सम हो। ऐसे 3 कथन और अपने हिसाब से लिख सकते हो, जिसके अंतर्गत में वो त्रिभुज की दृष्टि से हो सकता है, यह चतुर्भुज की दृष्टि से हो सकता है, समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से हो सकता है, समलंब चतुर्भुज की दृष्टि से हो सकता है, सम चतुर्भुज की दृष्टि से हो सकता है, समबाहु त्रिभुज की दृष्टि से हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज, और क्या होता है आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज की दृष्टि से। तीनों की दृष्टि से ये सारी चीजें हो सकती है। क्लियर? तो यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम हो। हाँ, ये कथन आपका सत्य हो सकता है कि यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वे सर्वांग सम हो, क्योंकि इसमें समलंब चतुर्भुज भी आ सकता है जिसकी केवल एक संलग्न भुजाएं बराबर होती है, और जिसकी दोनों संलग्न भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। और जिसकी दो भुजाएं आपस में, जिसकी दोनों भुजाओं का दोनों जोड़ा का युग्म क्या होता है, परस्पर बराबर एवं समांतर चतुर्भुज। लेकिन एक युग्म का जोड़ा बराबर और समांतर होता है तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसे 3 कथन आप अपने से भी बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं स्टेटमेंट के बेस पे बताया। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर में है उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 के साथ मिलेंगे। इतने में आप लोगों का जो स्केल गुणक था, स्केल गुणक से जो रिलेटेड आप लोगों का जो क्वेश्चन था, इतने में आप लोगों को फिनिश होता है। तो इसके लास्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में हम लोग मिलेंगे, उसमें भी हम लोग जानेंगे ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता किस तरीके से होती है, उसमें वैल्यूज किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन और 5 के माध्यम से हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 4 में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।